वेलकम इन विमर्स लर्निंग। और आज हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। देखो, इससे पहले वाला जब हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट की थी तब मैंने बोला था कि मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई है उससे 1857 की रिवॉल्ट तक, 1857 की क्रांति तक, जिसको हम लोग गुलामी की कहानी के रूप में पढ़ते हैं कि भारत कैसे गुलाम बना। उसमें हमने पढ़ा था बंगाल को गुलाम कैसे बनाया, अवध, हैदराबाद, मराठा एम्पायर को, फिर 57 की रिवॉल्ट पड़ी थी। 57 की क्रांति के बाद में भारत जो है ऑफिशियली ब्रिटिश राज का गुलाम बन जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो जाता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल शुरू हो जाता है। तो वो हमारा एक पार्ट हुआ था कि भारत गुलाम बन चुका है, गुलामी की कहानी हो चुकी थी। फिर हमें शुरू करना है भारत का फ्रीडम स्ट्रगल, कि आज़ादी की लड़ाई कैसे शुरू हुई। तो मैंने बोला था कि आज़ादी की लड़ाई शुरू करने से पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, समाज सुधार आंदोलन। क्योंकि ये चीज़ समझनी जरूरी है कि आज़ादी की लड़ाई के लिए भारत में स्थिति या जो सामाजिक स्थिति थी वो ऐसी नहीं थी कि आज़ादी की लड़ाई शुरू हो पाए। क्योंकि भारत में नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी, देशभक्ति की भावना नहीं थी, समाज में इतनी सारी बुराइयां थी, कास्ट के नाम पे अंधविश्वास इतना था। तो ये सब समस्याओं के बीच में भारत में फ्रीडम स्ट्रगल नहीं शुरू हो सकता था। और सबसे बड़ी चीज़ कि कोई राष्ट्रीय चेतना जिसको बोलते हैं, कि नेशनलिज्म की फीलिंग ही नहीं थी, देशभक्ति की। तो इसलिए हम लोग आज़ादी की लड़ाई पढ़ने से पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये वाला सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, समाज सुधार आंदोलन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं इससे। लेकिन दिक्कत क्या है, इसको जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं, बहुत शॉर्ट में पढ़ लेते हैं इसको। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हाँ, अगर शॉर्ट में पढ़ोगे तो थोड़ा बोरियत लगती है इस टॉपिक में, लेकिन आपको पता चलता है भारत के समाज में क्या क्या बुराइयां थी और फिर वो कैसे कैसे किन किन लोगों ने प्रयास किए उन बुराइयों से छुटकारा दिलाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। पहली चीज जो आती है यहाँ पर कि समाज सुधार आंदोलन का एक नाम है। इस समाज सुधार आंदोलन को रेनेशा भी बोला जाता है या भारतीय पुनर्जागरण। ये देखो यहाँ पर लिखा है बंगाल रेनेशा, ठीक है, कि ये वर्ड लिखा है रेनेशा कि पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब क्या है कि फिर से जागना। तो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि या तो इसको बोल दिया जाता है समाज सुधार आंदोलन या इसको रेनेशा भी बोला जाता है, पुनर्जागरण, फिर से जागना। चैप्टर का ही नाम है पुनर्जागरण, मतलब कि भारत के समाज को फिर से जगाना। फिर से जगाना का मतलब कभी तो भारत का समाज जगा हुआ होगा। जगने से मतलब है कि यहाँ पर बुराइयां, सामाजिक बुराइयां नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए ये माना जाता है कि भारत का जो एशियन टाइम था और खासकर सिर्फ ऋग्वेदिक टाइम जो था उसको सही टाइम माना जाता है, कि वो एक टाइम था जब सामाजिक बुराइयां, अंधविश्वास, आडंबर इतने नहीं थे। इसलिए ये वर्ड हुआ रेनेशा, फेमस हुआ। इसी चैप्टर का ये नाम है दूसरा। ये रेनेशा वर्ड हम लोग को पढ़ना पड़ता है सही से, वर्ड हिस्ट्री जब पढ़ते हैं। पुनर्जागरण का ये जो वर्ड है ये इटली से रिलेटेड है, कि पहली बार इटली में, यूरोप में रेनेशा हुआ, पुनर्जागरण हुआ। और ये मैंने हिस्ट्री शुरू करने से पहले बताया भी था कि पूरा यूरोप डार्क एजेस में था, जिसको अंधयुग बोलते हैं। फिर क्या हुआ, इटली में कुछ लोग आए जिन्होंने तर्क की बात करनी शुरू की, धार्मिक कट्टरता को छोड़ा। ठीक है, और उस समय को रेनेशा बोला गया कि वो लोग पुनर्जागरण काल में आ गए। फ्लोरेंस, इटली से इसकी शुरुआत हुई। मैंने बताया भी था हिस्ट्री जब शुरू की थी हमने, कि उस टाइम डांटे ने डिवाइन कॉमेडी बुक लिखी, मतलब तर्क की बात करने लगे लोग। और फिर साइंस डेवलप हुई, कॉपरनिकस, गैलीलियो, ये लोग आए जिन्होंने बताया कि सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी केंद्र में नहीं है। वो बहुत बड़ा सीक्वेंस बनता है, विज्ञान आगे बढ़ा रेनेशा के बाद। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो जैसे लोगों ने आर्ट में रेनेशा किया। ठीक है, पुनर्जागरण, पेंटिंग्स, नई पेंटिंग्स बनानी शुरू की। तो इसीलिए भारत के इस पुनर्जागरण काल को रेनेशा बोल दिया जाता है। तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रेनेशा बोला जाता है, क्योंकि एक तरीके से ये इस रेनेशा का कोई टाइम पीरियड नहीं है भारत के पुनर्जागरण का, समाज सुधार आंदोलन का। लेकिन तब भी लोग मानते हैं कि ये इसकी शुरुआत राजा राम मोहन रॉय से लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर तक चलती है। ये कुछ लोग मानते हैं। अगर आपको रफली एक आइडिया लेना हो कि जब राजा राम मोहन रॉय आए और उन्होंने अपना ब्रह्म समाज बनाया, सती के खिलाफ काम करना शुरू किया, तो उसकी शुरुआत मानी जाती है। और ये फिर
रविन्द्रनाथ टैगोर तक ये आता है, उसके बीच में हर फील्ड में भारत में सुधार हुए, रिफॉर्म हुए। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, इसको बंगाल रिनेशा भी बोलते हैं क्योंकि ये इसकी शुरुआत भी बंगाल में हुई और इसका जो मेन रीजन था, मेन स्कोप था, वो बंगाल में ही था। इसके कारण पूछे जाते हैं कि भाई ऐसा क्या था कि ये बंगाल से शुरू हुआ। तो हमें पता ही है कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का इंटरेक्शन हुआ। सबसे पहले उन्होंने कलकत्ता, बंगाल को कंट्रोल करने का काम शुरू किया। तो ये सब चीजें थी। कहीं कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। अच्छा, ये जो स्टोरी वाली चीजें हैं, ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं ज्यादा, फैक्चुअल चीजें कम पूछी जाती है कि बंगाल रिनेशा जो था ये हुआ क्यों, इसके कारण क्या थे ना? तो वही चीज है कि धीरे धीरे जब अंग्रेज हावी हो रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म, देशभक्ति थोड़ी थोड़ी आ रही थी, वो भी एक कारण था। लोग वेस्टर्न एजुकेशन ले रहे थे, पश्चिमी शिक्षा मिलने लगी लोगों को, पश्चिमी शिक्षा के कॉन्सेप्ट समझे, इक्वालिटी, समानता, स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें समझ में आई। ठीक है। और भारत के कुछ उस टाइम के सेंट थे, दयानंद सरस्वती जैसे लोग, जिन्होंने पुराने टाइम को के बारे में बताया कि कैसा टाइम था अच्छा, और हम लोग किस टाइम में अभी पड़े हुए हैं बुराइयों के साथ में ना। तो इसके बहुत सारे कारण थे कि ये पुनर्जागरण का समय हुआ। पुनर्जागरण का ये जो आंदोलन था, इसको दो हिस्सों में बांटा जाता है कि कुछ वो लोग थे जो इस आंदोलन में सुधारवादी कहलाए, रिफॉर्मिस्ट, और कुछ ऐसे लोग थे जो रिवाइवलिस्ट कहलाए, पुनरुत्थानवादी। नाम से ही क्लियर आता है, रिफॉर्मिस्ट वो लोग हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर, साइंटिफिक टेम्पर के आधार पर आगे बढ़ने की बात कर रहे थे कि आप अंधविश्वास छोड़ो, पाखंड छोड़ो, और जो विज्ञान है, जो विज्ञान का तर्कवाद है, रैशनलिज्म है, उस पर आगे बढ़ो। ठीक है। तो सुधारवादी बात कर रहे थे, राम मोहन राय जैसे लोग। और वैसे वहीं पर कुछ ऐसे लोग थे, वो भी सुधार की बात कर रहे थे, लेकिन वो वैज्ञानिक दृष्टि पर आगे बढ़ने की बात नहीं कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जो हमारा एंशियंट गोल्डन पीरियड था, पुराना प्राचीन भारत का जो गौरवमयी समय था, ऋग्वैदिक समय, उस समय को फिर से लेके आना है, उस प्योरिटी को, वो जो परफेक्शन था उसको फिर से ले आना। तो इसलिए वो लोग रिवाइवलिस्ट कहलाए, पुनरुत्थानवादी, फिर से उसका उत्थान करना है, जैसे दयानंद सरस्वती जैसे लोग। ठीक है। तो इसको दो बड़े कैटेगरीज में बांट दिया जाता है, रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट। ठीक। इसके आगे हम लोग देखते हैं अब कि ये जो रेनेशा हुआ, ठीक है, इसका ये स्कोप है। हम शुरू करने से पहले देखिए, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो रेनेशा को तीन बहुत बड़े पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। कि जो पुनर्जागरण हुआ, एक महिलाओं से रिलेटेड इश्यूज थे, क्योंकि भारत में महिलाओं की स्थिति उस टाइम पे बहुत समस्या वाली थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो वुमेन से जुड़ी हुई थी। ठीक है। दूसरे, कास्ट से रिलेटेड सुधार हुए, जाति संबंधित। तीसरा, धार्मिक सुधार, रिलीजियस, धर्म से संबंधित जो अंधविश्वास, आडंबर थे, उससे रिलेटेड रिफॉर्म्स हुए। ठीक है। तो ये तीन बड़ी कैटेगरी हैं जिसमें हम लोग आगे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। वुमेन रिलेटेड रिफॉर्म्स, कास्ट रिलेटेड रिफॉर्म्स और रिलीजियस रिफॉर्म्स, धार्मिक सुधार। इसको छोड़कर, ये तो हमें डिटेल में पढ़ने, इसको छोड़कर लगभग हर सेक्टर में, हर फील्ड में ये रिफॉर्म्स हुए। जैसे लिटरेचर, साहित्य में हुआ। ठीक है। नया साहित्य लिखा गया, देशभक्ति का साहित्य लिखा गया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ, जो वंदे मातरम लिखा, ठीक है, और वो सिलसिला रविन्द्रनाथ टैगोर तक आता है। बड़े बड़े नाम है उस टाइम पे, काजी नजरुल हसन जो थे, जिनको विद्रोही कवि बोला जाता है, बंगाल के राष्ट्रीय कवि हैं काजी नजरुल, वो लोग थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। इन लोगों ने ना लिटरेचर में, साहित्य में लिखना, वो करना शुरू किया। ये सब भी हमें आगे मॉडर्न हिस्ट्री में आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। साइंस, विज्ञान में भी रिफॉर्म हुआ, इंडियन साइंस डेवलप होना शुरू हुई, इंडिया के लोगों ने साइंस में ग्रोथ करनी शुरू की। जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस का नाम बहुत आगे है, पीसी रॉय का नाम है, नाम शायद सुना हो। जेसी बोस के बारे में तो सब जानते ही होंगे, क्रिस्कोग्राफ की खोज की उन्होंने, कि प्लांट्स में भी जान होती, लाइफ होती है। रेडियो टेक्नोलॉजी पे भी जगदीश चंद्र बोस का बहुत नाम है कि उन्होंने उसकी शुरुआत की। ऐसे ही पीसी रॉय, केमिस्ट्री के फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री बोला जाता है पीसी रॉय को ना। तो ऐसे लोग आए, फिर एसएन बोस आए, सत्येंद्रनाथ बोस, जिनके नाम पर बोस आइंस्टाइन मॉडल है। तो ऐसे लोग आए जिन्होंने विज्ञान में शुरू की, पेंटिंग्स में भी हुआ, आर्ट के लगभग हर फील्ड में,
पेंटिंग में अबीन्द्रनाथ टैगोर का नाम आता है कि उन्होंने भारत माता की इमेज बनाई। बहुत पूछा था भारत माता की पहली फर्स्ट पेंटिंग इमेज किसने बनाई ना। तो ये छोटे छोटे और सेक्टर्स थे जिसमें भी रिफॉर्म्स हुए, लेकिन हमें ब्रॉड ये 3 कैटेगरी बनानी है जिसको हम पढ़ेंगे, महिलाओं से संबंधित, जाति से संबंधित और धार्मिक सुधार भारत में। ठीक है, तो हम लोग पहला रिफॉर्म शुरू करेंगे फर्स्ट, और वो क्या है, वुमेन इश्यूज, महिलाओं से संबंधित सुधार। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं। इसको हमने 5 हिस्सों में बांटा है, महिलाओं से रिलेटेड जो इश्यूज थे। और याद रखना भी बड़ा आसान है कि देखो, जैसे ही कोई बच्ची पैदा होती थी तो उस टाइम क्या, भ्रूण हत्या सबसे पहली समस्या उनको फेस करनी पड़ती थी। क्या, इन्फेंटिसाइड, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, ये भ्रूण हत्या गलत वर्ड लिखा हुआ है, नवजात हत्या है। क्या है, नवजात हत्या। तब भ्रूण हत्या वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी कि पहले पता किया जा सके, मतलब पेट में ही पता चल सके कि लड़का है या लड़की है, ये टेक्नोलॉजी उस टाइम पे नहीं थी। तो नवजात हत्या होती थी, मतलब पैदा होने के बाद में। भ्रूण हत्या बोलते हैं जब फिटस को ही, भ्रूण को ही पेट के अंदर ही जब एबॉर्शन कर दिया जाता है, अगर लड़की होती है तब। ठीक है, तो पहली समस्या थी नवजात हत्या। दूसरा, अगर वो 6-7 साल की हुई तब दूसरी समस्या फेस करनी पड़ती थी, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। ठीक है, और अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, पति की डेथ हो गई, तो पता है तीसरी सबसे बड़ी समस्या सती सिस्टम चलता था कि उनको चिता में साथ में ही चिता में बैठ जाती थी, अपनी जान दे देती थी। तो सती वाला। अच्छा, जो सती नहीं होती थी वो विडो हो जाती थी, विधवा, उनकी और बहुत बुरी दशा। तो विडो के राइट्स, और विडो के राइट में बेसिकली पुनर्विवाह से संबंधित उस टाइम पे थे, विधवा पुनर्विवाह या विडोज के राइट जो थे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे एजुकेशन, कि वुमेन की एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या रिफॉर्म हुए, क्योंकि ये वो टाइम था 19वीं शताब्दी की शुरुआत का जब वुमेन एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं होता था भारत में उस टाइम पे। ना तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी और ना तो भारत में ऐसे इंस्टीट्यूशन संस्थाएं बनी थी। वैसे ही एजुकेशन लो थी बहुत कम, और वुमेन एजुकेशन तो आप सोचो ही मत। जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली है 1951 में, तब भारत में 9% वुमेन लिटरेसी थी, 9% शिक्षित महिलाएं थी। और ये बात हम लोग कर रहे हैं उससे भी 100 साल पहले। तो आप सोचो क्या हालत होगी वुमेन एजुकेशन की। तो हमें क्या करना है, ये सब एक एक करके ये टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, और यही हमारा पहली कैटेगरी होगी, फर्स्ट रिफॉर्म्स होंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग पहला वाला, जिसको हम बोलते हैं इन्फेंटिसाइड या नवजात हत्या। कुछ भी नहीं है, देखो इन सब टॉपिक में 2-2, 3-3 फैक्ट्स हैं बस, ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ने हमें। इन्फेंटिसाइड या नवजात हत्या, सबको पता है कि भारत के समाज में अभी पैट्रियार्कल सोसाइटी बोली जाती है, पितृसत्तात्मक समाज की, बेटे की जो सन है उसकी समाज में वैल्यू जो है ज़्यादा होती है। तो ये सिस्टम था ही, उस टाइम पे भी सिस्टम था, और उस सिस्टम को और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, दहेज डाउरी वाली चीज़ें होती हैं। तो ये सब, इन सब वजहों से बहुत होती है। नवजात हत्या पर पहली बार जो प्रतिबंध लगा है वो बंगाल में लगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में बंगाल आ गया। तो उन्होंने क्या किया, पहली बार इस पर प्रतिबंध लगाया, और वो प्रतिबंध लगा है 1795 में, जब भारत में लॉर्ड वेलेजली क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल था। और ये सिर्फ बंगाल रेगुलेशन बोला जाता है क्योंकि इस कानून को सिर्फ बंगाल में अप्लाई किया गया। ठीक है, वेलेजली ने बंगाल में इन्फेंटिसाइड पे या नवजात हत्या पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन इसके बाद जो दूसरा और सबसे बड़ा प्रयास माना जाता है, जो बहुत पूछा जाता है, वो हुआ क्योंकि 1870 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल लगभग पूरे भारत में हो चुका था, और ईस्ट इंडिया कंपनी जा चुकी थी, ब्रिटिश राज की शुरुआत हो गई थी। तो 1870 में भारत में उस टाइम पे वायसराय था लॉर्ड मेयो। उसके समय में इन्फेंटिसाइड एबोलिशन एक्ट बना दिया गया, नवजात हत्या प्रतिबंध कानून। और इस एक्ट से भारत में पहली बार ये चीज़ें फिक्स की गई कि जितने भी बच्चे हो रहे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उनका एक डेटा रखना पड़ेगा, जिससे पता चल सके कि कितनी दिक्कत आ रही है ना, नवजात हत्याएं कितनी हो रही हैं।
क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये इस चीज में क्या है, देखो नवजात हत्या में क्या है, कोई प्रूफ नहीं कर सकता। ये ऐसे क्राइम है जिनको प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। आप कैसे प्रूफ करोगे? जब माँ बाप ही किसी बच्चे को मार रहे हैं तो प्रूफ कौन करेगा? ठीक है, तो ऐसे क्राइम को प्रूफ नहीं किया जा सकता, कन्विक्शन रेट बहुत कम होगा, सजाएं बहुत कम होंगी। तो ये सब चीजें एजुकेशन से, अवेयरनेस से ही दूर की जा सकती हैं। फिर इसलिए लॉर्ड मेयो के टाइम पे पहली बार रजिस्ट्रेशन बर्थ पे करने का सिस्टम शुरू किया गया और नवजात हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बस 2 फैक्ट हमारे लिए। ये नवजात हत्या, देखो जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो यही नवजात हत्या जो इन्फेंटिसाइड था ये फीटिसाइड में कन्वर्ट हो गया। पता है, अल्ट्रासाउंड वाली टेक्नोलॉजी आ गई कि तब भ्रूण हत्या भी की जा सकती थी। और ये भारत में 1980s के आसपास, 80 और 90 वाले दशक में, अभी 1980-90 के आसपास बहुत तेजी से ये फीटिसाइड वाले केसेस आने शुरू हुए। भ्रूण हत्या टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, जगह जगह पर अल्ट्रासाउंड सेंटर डेवलप हुए, और फिर भारत सरकार ने प्रयास करने शुरू किए, कानून बनाए ना? एक PCPNDT एक्ट बना है, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल एक्ट, ठीक है, 1994 में, जिससे भारत में अल्ट्रासाउंड करने पर या सेक्स, बर्थ से पहले सेक्स डिटर्मिनेशन पर, आप सेक्स नहीं पता कर सकते ना, तो ये अपराध बनाए गए और जिससे कंट्रोल किया गया। तब भी सबको पता है कि ये हिस्ट्री का हम पढ़ रहे हैं, तब अभी भी सबको पता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लास्ट जो सेंसस भारत में हुई है 2011 में, और ये फैक्ट सबने पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे, तब भारत में 943 सेक्स रेशियो है, मतलब पर 1000 लोगों पर 943 फीमेल्स हैं। और वही अगर बर्थ में 0 से 6 ईयर पे देख लो, ये टोटल है, तो 919 ही है, मतलब बर्थ पे बहुत ज़्यादा कम है। और तो ये रेशियो बहुत कम है। अब ये मानते हैं, बीच बीच में भारत में सर्वे होते रहते हैं, फैमिली हेल्थ सर्वे, तो उसमें ये पता चल रहा है कि हाँ ये अब रेशियो बढ़ रहा है। तो प्रयास किए भारत सरकार ने, अब तो स्कीम्स भी चलाती है, बेटी पढ़ाओ, ये सब स्कीम्स की कम से कम ये सब जो है भ्रूण हत्या, नवजात हत्या, ये चीज़ें ना हो। तो ये पहला टॉपिक हमारा था। बस 2-3 फैक्ट हमें याद करने हैं, ये सब फैक्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अलग चीज़ें हैं, सेंसस वाली, ये तो पता होनी चाहिए हमारे, ठीक है। सेकेंड अब हम लोग शुरू करते हैं। नवजात हत्या के बाद में जो वुमेन से रिलेटेड इश्यूज थे, उसमें दूसरा आता है हमारे पास, जो है चाइल्ड मैरिज। मैंने बताया था कि दूसरी बड़ी समस्या आती थी, अगर कोई लड़की 6 या 7 साल की हुई तो शादी कर दी जाती थी, तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। अच्छा, चाइल्ड मैरिज की बड़ी समस्या है, एक तो हेल्थ को लेकर इशू तो होता ही है कि 7-8 साल या 10-11 साल की एज में अगर कोई माँ बनता है तो उसकी हेल्थ इश्यूज होते हैं, ना तो उसकी एजुकेशन हो पाएगी, ठीक है, ना तो उसका किसी भी तरीके से कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो चाइल्ड मैरिज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट बहुत प्रयास किए गए भारत में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहला प्रयास, और एक कानून ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे बना था, नेटिव सिविल मैरिज एक्ट 1872 में। हालांकि वो पहला प्रयास एक तरीके से माना जाता है, वो मैंने लिखा नहीं यहाँ पर कि, लेकिन वो कानून ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया कि वो बड़े बड़े जो वर्ग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख, इन पर अप्लाई ही नहीं होता था, तो इसलिए उसको एक सही प्रयास नहीं माना जाता। नेटिव सिविल मैरिज एक्ट 1872 वाले को जो पहला और बड़ा प्रयास माना जाता है वो ये है, जिसको हम एज ऑफ कंसेंट एक्ट कहा जाता है। एज ऑफ कंसेंट पता ही है, सहमति की उम्र, 1891 में बना एज ऑफ कंसेंट एक्ट। भारत के एक पारसी समाज सुधारक थे BM मालाबारी, इनके प्रयासों से, इनका बहुत बड़ा योगदान है इस एक्ट को पास करवाने में। BM मालाबारी ने एक तरीके से अपनी पूरी लाइफ चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट काम करने में बिता दी। इन्होंने सेवा सदन नाम से एक संस्था भी बनाई थी, जिसमें ये लोग मिलकर चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट जागरूकता फैलाते थे, ठीक है। तो उनके प्रयासों से 1891 में पहली बार एज ऑफ कंसेंट एक्ट, सहमति की उम्र का कानून पास किया गया, और भारत में पहली बार एक लीगल एज डिसाइड की गई 12 साल गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए पहली बार, ठीक है। तो आप सोचो, ये एक बड़ा एफर्ट माना जाता है, बड़ा प्रयास, मतलब 12 साल उम्र डिसाइड करना, इसका मतलब आप सोचो कि कितनी एज चल रही होगी। तो 6-7-8 साल के एक की उम्र में शादियां कर दी जाती थी, तो इसलिए पहला बड़ा प्रयास था।
उसके बाद में दूसरा और बड़ा कॉन्क्रीट प्रयास जो हुआ इंपॉर्टेंट, वो था एक भारत के ही फिर से समाज सुधारक थे जिनका नाम था हरबिलास शारदा। हरबिलास शारदा ये अंग्रेजों की जुडिशरी में भी थे, जज भी थे, फिर इन्होंने समाज सुधार वाले काम शुरू कर दिए। इनके प्रयासों से जो कानून बना उसको शारदा एक्ट ही कहते हैं, ठीक है। शारदा एक्ट के नाम से जाना गया 1929 में। और पहली बार गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए उम्र डिसाइड की गई। गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए उम्र जो 12 थी उसको 14 कर दिया गया, और पहली बार लड़कों के लिए एक लीगल एज उम्र डिसाइड की गई 18 साल, ठीक है। तो ये शारदा एक्ट बड़ा प्रयास था जिसने लीगल एज डिसाइड करना शुरू किया भारत में। उसके बाद में हमें पता है यही शारदा एक्ट चलता रहा, और जब भारत आज़ाद हुआ है, इंडिपेंडेंस भारत को मिल गई, तब भारत में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट बनाए गए, नए नए बाल विवाह प्रतिबंध कानून बनाए गए, जिसमें इस उम्र को बढ़ाकर कर दिया गया जो सभी को, हम लोगों को पता है, 18 और 21 साल। इसमें फिर से बदलाव किया गया था। ये जो कानून बना बाल विवाह प्रतिषेध कानून 2006 में, जिसमें से हमको पता है कि भारत में अभी भी जो लीगल एज है वो है 21 साल और 18 साल, ठीक है। लेकिन अब 2-3 समझने चीजें जरूरी हैं। वो 2 कानून उन्होंने पढ़ लिए, मोस्टली वही कानून आपसे पूछे जाते हैं, एज ऑफ कंसेंट एक्ट और शारदा एक्ट, जब भी पूछा जाता है। लेकिन फिर भी अभी का पता होना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, भारत, पूरी दुनिया में जितनी शादियां हो रही हैं उसकी 1/3 मैरिज, चाइल्ड मैरिजेस भारत में होती, 1/3 शादियां पूरी दुनिया की बात। यूनिसेफ जो संस्था है जो बच्चों के लिए काम करती है, संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसने बताया कि भारत में अभी के टाइम पे लगभग 27% शादियां जो भारत में होती हैं वो चाइल्ड मैरिजेज होती हैं। 10 साल पहले ये आंकड़ा 47% था, 10 साल में बहुत कम हुआ, 27%। और इसके बहुत सारे कारण माने जाते हैं कि भारत में अभी भी क्या है, स्ट्रिक्ट कानून, ये कानून तो है लेकिन स्ट्रिक्ट कानून नहीं है। कि भारत में सबको पता है कि जो शादी, तलाक, इससे संबंधित कानून है ये पर्सनल लॉ, मतलब रिलीजन वाइज है। हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, आनंद कारज एक्ट अलग है, तो ना सबके धर्म के हिसाब से चलता है। और भारत में ये भी कानून क्या करता है, चाइल्ड मैरिज को एक वॉइडेबल, पता है कानून की नज़र में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, समझौता। और कॉन्ट्रैक्ट 2 तरीके के होते हैं, ठीक है, या तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट है या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। एक तीसरा भी होता है वॉइडेबल, जो इलीगल नहीं, अवैध नहीं है, लेकिन जिसको रद्द किया जा सकता है नहीं वो। तो ये कानून क्या करता है, शादी को एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। वॉइडेबल मतलब जब किसी को कंप्लेंट होगी, मतलब पक्ष विपक्ष, लड़का लड़की की फैमिली में अगर उनको शिकायत होगी तब ये शादी कैंसिल की जाएगी, वरना शादी नहीं कैंसिल होगी। अगर चाइल्ड मैरिज है तब भी वो चलेगी। तो इस कानून में ही बहुत लूप होल है, इसलिए बोला जाता है कि ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि भारत में चाइल्ड मैरिजेज हो जाती हैं। ये करंट वाली चीज़ है, एक मैंने लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी भारत की कैबिनेट ने क्या किया, एक प्रस्ताव पास किया जिसमें लीगल एज लड़कियों की जो 18 साल है उसको बढ़ाकर 21 करने का प्रस्ताव किया कि एक न्यूट्रल एज रखो, लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18। इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, वैज्ञानिक आधार नहीं है कि क्यों रखा जाए, ठीक है। और इसलिए भारत की कैबिनेट ने अब सहमति दे दी कि इस एज को बढ़ाकर 21 कर दो। जया जेटली कमेटी बनी थी, ये कमेटी, ये करंट अफेयर्स में ये चीज़ें बहुत काम की हैं। जया जेटली कमेटी, ये इसी साल हुआ है तो इस साल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस कमेटी ने रिकमेंडेशन किया कि आप लड़कियों की एज 18 से 21 कर दो, क्योंकि उससे क्या होगा, उनको भी एजुकेशन, अपनी शिक्षा कंप्लीट करने का टाइम मिलेगा, हर चीज़ों का डेवलपमेंट का टाइम मिलेगा। वैसे ज़्यादातर देखा गया है कि ज़्यादातर कंट्रीज़ में लीगल एज 18 साल कर दी जाती है, न्यूट्रल एज क्या 18 साल है, 18 ईयर्स कर दी जाती है। तो कुछ कोई भी हो लेकिन एक न्यूट्रल एज होनी चाहिए, चाहे 21 हो चाहे 18 रखी जाए। और मोस्ट प्रॉब्ली जैसा भारत सरकार ने किया है तो वो 21 ही कर दी जाएगी न्यूट्रल एज भारत की। तो ऐसे ये प्रयास किए गए भारत में चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। लेकिन फिर भी पता है रिजल्ट क्या है, भारत अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है जहां पर चाइल्ड मैरिजेज होती हैं। और यूनिसेफ कहता है कि हमारे यहाँ 27% शादियां अभी भी चाइल्ड मैरिजेज होती हैं, बाल विवाह होते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा प्रयास था, जो दूसरा मुद्दा था महिलाओं से जुड़ा हुआ, नवजात हत्या के बाद में बाल विवाह। अब आते हैं तीसरा, जो है सती प्रथा।
सती सिस्टम सबको पता है कि एक बहुत ही खुखार, बहुत ही क्या बोलें कि इनह्यूमन प्रैक्टिस थी। सती का मतलब पता है, देखो सती वर्ड ही आया, सबको पता होगा कि भगवान शिव की जो पत्नी थी माता सती, वो अपने घर गई, अपने मायके में गई। उनके पिताजी थे दक्ष प्रजापति, तो उन्होंने बोलते भगवान शिव की इंसल्ट कर दी। तो जो सती थी ये माता पार्वती, वो सती हो गई, वो उस अग्निकुंड में कूद गई। उसी से ये वर्ड आ गया सती। और ये बहुत लोगों ने ये बोला है, ये जो रिसर्च किया है लोगों ने, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जैसे सती का नाम आते ही आपको राजा राम मोहन रॉय का नाम पता होना चाहिए, आना चाहिए दिमाग में नाम, कि राजा राम मोहन रॉय ने बहुत रिसर्च किया और बताया कि भारत के जो वेद हैं, पुराने साहित्य हैं, उनमें सती का उल्लेख नहीं है, कि सती नहीं है। ये सती बीच में आ गई, कुरीतियां बीच में, बुराइयां आ गई, ठीक है। और बताया कि भारत में पुराने टाइम में, एशियंट टाइम में वुमेन्स को अधिकार होते थे। अगर पति की डेथ हो जाती है तो उनको, उनके भी कई अधिकार थे। वो सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का जीवन जी सकती थी, रीमैरिज कर, दोबारा शादी हो सकती थी अगर विडो हो गई हैं, ठीक है। ये भी एक था जिसको सहगमन बोलते थे, सहगमन का अधिकार, मतलब साथ में जा भी सकती थी। लेकिन और भी ऑप्शंस थे बहुत सारे, एक और अधिकार होता था, ठीक है। चलो वो विडो में मैं बताऊंगा। लेकिन हाँ, तो ये सती वाला सिस्टम था। जब पति के मरने पर जो वाइफ होती थी वो उसी चिता पर साथ में लेट जाती थी और उसकी डेथ हो जाती थी। अच्छा, सबसे बड़ी चीज राजा राम मोहन राय ने बहुत लिखा है कि ये सती जो था, ये एक सोशल कंडीशनिंग बन चुकी थी। ये एक नाम और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, विलियम कैरी का। कभी कभी राम मोहन राय का नाम नहीं पूछेंगे, ये नाम पूछ लेते हैं, ये ज्यादा टफ होता है क्योंकि राम मोहन राय का नाम बहुत फेमस हो चुका है। ये क्रिश्चियन मिशनरी थे, काम तो गलत करने आए थे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने आए थे, बहुत लोगों को कन्वर्ट भी किया, लेकिन इन्होंने भारत में सती के अगेंस्ट कुछ चीजें की, कुछ प्रयास की ना। तो इनका भी नाम आता है, विलियम कैरी का। विलियम कैरी ने भारत अपने यहाँ पे रामायण का भी इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, इस वजह से तभी इनका नाम पूछा जाता है कि रामायण को इंग्लिश ट्रांसलेट करने के। तो इन लोगों ने प्रयास किए बहुत सारे। क्या बता रहा था कि हाँ, तो इन लोगों ने ये बताया कि जो अपना एंशियंट लिटरेचर है वो ये नहीं बताता है, वो सती की प्रैक्टिस को सैंक्शन नहीं करता है। वो तो बीच में ये बुराइयां, कुरीतियां आ गई। कैसे आ गई? तो देखो, भारत में, ये एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग ये चीज पढ़ते हैं, भारत में पहली बार सती का उल्लेख, ये गुप्त रूलर था भानुगुप्त, ठीक है, वहां पर उसका एक शिलालेख है जिसको एरण शिलालेख बोलते हैं, उसमें सती का पहला उल्लेख हमें मिलता है, ठीक है, जिससे पता चलता है पहली बार डॉक्यूमेंटेड प्रूफ कि सती प्रैक्टिस, सती का प्रचलन है, ठीक है। तो आप देखोगे कि गुप्ता एरा जो हुई है वो 300 ईस्वी से लगभग साढ़े 500 ईस्वी तक चली है। तो उसी बीच में लेटर गुप्ता में 500 ईस्वी के आसपास ये सती का पहला उल्लेख हमें मिलता है। उसके बाद सती पर बहुत लोगों ने बैन लगाया, जैसे अकबर का नाम है, पूछा भी जाता है मिडिवल हिस्ट्री में, अकबर ने बैन लगा दिया था। फिर पुर्तगाली लोगों ने जहां जहां कंट्रोल किया ना, जैसे गोवा पुर्तगालियों के कंट्रोल में आ गया था, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं एशियंट हिस्ट्री में, 57 की पहले वाली कहानी। तो पुर्तगालियों ने अपने गोवा जब कंट्रोल किया तो गोवा में बैन लगा। ये क्वेश्चन पूछे आते हैं, सती पे किसने किसने बैन लगाया, ठीक है, लेकिन कभी भी लीगल बैन नहीं लगा। अच्छा, फिर क्या हुआ, जब राम मोहन राय, विलियम कैरी, इन लोगों ने प्रयास करने शुरू किए। राम मोहन राय की तो फैमिली में ही सती हुई, तब उससे इनको और झटका लगा, तो उन्होंने ये प्रयास करने शुरू किए। अच्छा, जब प्रयास हुआ, अच्छा प्रयास किया इन लोगों ने, तब भारत का जो उस टाइम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उसने 1829 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस गवर्नर जनरल का नाम और बहुत इंपॉर्टेंट ये ईयर, 1829 में सती एबोलिशन एक्ट बना दिया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया भारत में, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस थी एक सती वाली, ये खत्म हुई। सती से रिलेटेड ये एक सिस्टम जौहर वाला होता है, सबने नाम सुना होगा, लेकिन वो राजपूतों में होता था कि जब राजपूत सेनाएं या तो हार जाती थी या हारने वाली होती थी, तो राजपूत महिलाएं अपने आत्मसम्मान के लिए आग में, अग्निकुंड में कूद पड़ती थी। तो एक जौहर सिस्टम भी चलता था। और ये भी माना जाता है कि ये सती और जौहर, ये जब भारत पर अटैक्स, बाहर के फॉरेन अटैक्स होने शुरू हुए मिडिवल हिस्ट्री के, उस टाइम ये प्रैक्टिस और बढ़ गई,
क्योंकि भारत में आज ये चीज जो है आत्मसम्मान का प्रतीक होती है, क्योंकि सबको पता है कि जो अटैकर्स आते थे प्रॉपर्टी लूटते थे और वुमेन्स को ले जाते थे, महिलाओं को, बच्चियों को ले जाते थे। तो उस आत्मसम्मान के लिए ये प्रैक्टिसेस, सती, जौहर, ये सब बढ़ती चली गई। ठीक है, तो ऐसे प्रयास से भारत में विलियम बेंटिंग और राम मोहन राय का प्रयास, विलियम बेंटिंग के कानून से भारत में सती पर बैन लगाया गया। अच्छा, एक चीज और समझना जरूरी है कि कानून बनने का मतलब ये नहीं होता कि कानून बना और सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट हो गया, बिल्कुल सही हो गया। कानून बनने का मतलब क्या होता है, कम से कम एक कानूनी सहायता मिलनी शुरू होगी। जो सती करवाएगा, जो जबरदस्ती करेगा, उसको सजा मिलेगी। अच्छा, राम मोहन राय ने लिखा भी है कि ऐसा नहीं हर जगह सती पे फोर्स किया जाता था, बहुत जगह ऐसा केस मिले हैं। विलियम कैरी ने बहुत डॉक्यूमेंट किया है ये, कि भारत में सती अपने आप वॉलंटरी होती थी, लोग, महिलाएं सती हो जाती थी। आप सोचो, जलती हुई आग में कोई लेट जाए जाके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सोशल कंडीशनिंग। इतना ब्रेन वॉश था, इतना कल्चर हावी था कि अगर आपको हेवन, स्वर्ग जाना है, मोक्ष पाना है, तब आपके लिए सती सही है। क्योंकि अगर आप सती नहीं हुई तो आप विडो हो, और विधवाओं की हालत और ज्यादा बुरी है। तो एक सोशल कंडीशनिंग बना दी गई थी कि ये चीज सही है। भारत में आखिरी सती जो डॉक्यूमेंटेड सती मानी जाती है वो 1987 में राजस्थान में रूप कुंवर नाम से एक लेडी थी, 18-19 साल की, उनकी सती का वो आता है कि लास्ट सती डॉक्यूमेंटेड हुई। उसके बाद में कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है। ये माना जाता है कि कोई उसके लिए जो अब कोई करता भी है तो ये बोल दिया जाता है उसने सुसाइड की, सती उसको नाम नहीं दिया जाता। ठीक है, तो मतलब लास्ट सती 1987 वाले केस को ही माना जाता है। तो ऐसे भारत में सती सिस्टम को खत्म किया गया इन लोगों के प्रयासों से। ठीक है, ये तीसरी समस्या थी। हमने नवजात हत्या पढ़ी, चाइल्ड मैरिज पढ़ी, बाल विवाह को रोकने के लिए, और तीसरा है सती सिस्टम को, सती रोकने के लिए किसने प्रयास किए। ठीक है, अब हम लोग चौथी समस्या पे आते हैं, वुमेन इशूज से, जो महिलाओं से रिलेटेड थी, और वो हमारी थी विडोज। ठीक है, ये वाली विधवाओं की समस्या। और बहुत बड़ी समस्या देखो, फिर से विडोज की हालत बहुत बुरी हो जाती थी। जो सती नहीं होती थी वो विधवा हुई, और विडोज की हालत इतनी खराब थी कि सबको पता भी होगा कि भारत की जो कुछ लिटरेचर आया, देखो वेदों को छोड़ दो, वेदों के बाद में जैसे मनुस्मृति आया, गरुड़ पुराण आया, इन लोगों ने इन ग्रंथों में थोड़ा ज्यादा रिजिडिटी दिखाई गई, ऑर्थोडॉक्सी, कि अगर वुमेन विडो हो गई है तो एक तरीके से उसके पति की जो मरा है वो उस वुमेन के कुछ पाप होंगे या पुण्य नहीं होंगे, इस वजह से वो मरा है। भले वो कैसे मरा हो, दारू पी के मर गया हो, लेकिन ये माना जाता था कि भाई इनके पाप कुछ होंगे, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो वो सैंक्शन लगाए गए वुमेन विडोज पर, कि विडो कहीं कि ये भी मिलता है, विडोज के बाल हटवा दिए जाते थे, टॉन्सलिंग कर, मुंडन करवा दिया जाता था ना, किसी फिर दूसरे से अट्रैक्शन ना हो लोगों का। वाइट कपड़े पहनेंगे हमेशा, मसाले नहीं खा सकते, स्पाइसेस, कलरफुल कपड़े नहीं पहन सकती, ऑस्पिशियस शुभ अवसरों पर, कोई भी शुभ अवसर है वहां पे नहीं आ सकती। कहीं कहीं पे तो ये था कि सन राइज और सनसेट के बीच में वो बाहर नहीं निकल सकती, दिन में परछाई, मतलब कोई देखे उनको तो बस रात में ही बाहर निकल सकती ना। तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स विडोज के लिए बने हुए थे। तो उसके लिए भी बहुत लोगों ने प्रयास किया। विडोज के बहुत अधिकार थे पहले, कहीं कहीं पर जो लिटरेचर जिन लोगों ने पढ़ा उनको वो मानते हैं कि विडोज के कई अधिकार थे, जो मैंने अभी पहले भी बता रहा था सती के टाइम पे, कि वो दूसरी शादी भी कर सकती थी, ब्रह्मचर्य वाला जीवन भी जी सकती थी, सहगमन सती वाला तो एक था ही, वो भी एक अधिकार ही मान लो, वो चली जाए साथ में। और एक नियोग की प्रथा होती थी, नियोग कभी कभी पूछा जाता है, नियोग में मतलब जो वुमेन होती थी वो विडो होने के बाद भी कंसीव कर सकती थी, बच्चा कर सकती थी, उसके सारे जीवन वो करेगी। ठीक है, नियोज की भी पद्धति थी, उसमें मतलब किसी की डेथ होने के बाद अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसके भाई से भी शादी हो जाती थी, छोटे भाई से शादी हो सकती थी ना। तो ऐसी प्रैक्टिसेस थी भारत में, लेकिन धीरे धीरे एक इतनी कट्टर हो गई कि विडोज की हालत खराब कर दी गई। फिर लोगों ने प्रयास किया, और सबसे जैसे हमने उसमें पढ़ा था सती में राजा राम मोहन रॉय का नाम, वैसे ही विडोज रिमैरिज के केस में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम है।
अगर एक एक नाम आपको याद रखना हो, सती में जैसे राजा राम मोहन रॉय हैं, ऐसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। बहुत प्रयास किए इन्होंने विडोज को लेकर, विधवा पुनर्विवाह के लिए। बोला तो ये तक भी जाता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने बेटे की भी शादी एक विडो से फिर करवा दी। बोले कि इससे बड़ा तो वो प्रूफ दे नहीं सकते कि कितना जज्बे के साथ में उन्होंने ये प्रयास किया। ठीक है, तो विद्यासागर के प्रयास थे। ऐसे ही कुछ लोगों ने प्रयास किए जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं सिर्फ, मैंने कुछ लिख दिए हैं। जैसे विष्णु शास्त्री पंडित थे, इन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाया। बहुत नाम पूछा जाता है, विडो रीमैरिज एसोसिएशन किसने बनाया? सत्य प्रकाश एक संस्था थी गुजरात में, करजन दास मूलजी की, इन्होंने विधवाओं के लिए खूब काम किया। वीरसा लिंगम ने ऐसे मद्रास में विडो रीमैरिज के लिए काम किया। ये सब नाम बहुत पूछे जाते हैं कि आप मैच करो कहाँ पर कौन सी संस्था थी विडोज के लिए काम कर रही थी। जब नॉर्थ इंडिया में प्रयास हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में एक तरीके से, तो भारत में गवर्नर जनरल था उस टाइम लॉर्ड डलहौजी। ये डलहौजी हम देख चुके हैं जो 57 की क्रांति में, जिसने हड़प की नीति बनाई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। राजा का अगर बेटा नहीं है तो राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, जैसे झांसी को मिलाया गया था। तो एक आध ये ठीक काम भी करके गया, जिसमें ये बोला जाता है कि इसने खुद ये विडो रीमैरिज एक्ट ड्राफ्ट किया, बनाया। ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा एक फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये एक्ट को परमिशन दी थी इसके बाद जो गवर्नर जनरल आया था लॉर्ड कैनिंग ने। लेकिन श्रेय तब भी इसको डलहौजी को दिया जाता है कि इसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना दिया। विडो रीमैरिज एक्ट का मतलब कि जो रीमैरी करेंगी, पुनर्विवाह जिनका हो रहा था, उनको लीगल प्रोटेक्शन है, कानूनी सहायता है एक तरीके से। ठीक है, जो रोकेंगे, जो बाधा डालेंगे, उनको सजा, जुर्म का प्रावधान था। तो ये विडोज के लिए काम किए गए। विडोज की कंडीशन अभी भी बहुत दिक्कत वाली है अगर भारत में देखा जाए। मतलब लास्ट अगर मुझे याद है तो कोई भारत में बोला जाता है कि 5 से 6 करोड़ के आसपास विडोज हैं, विधवाएं, जो डॉक्यूमेंटेड है, जिसमें तो वृंदावन और बनारस को तो कैपिटल बोला जाता है, विडो कैपिटल की प्रयास किए जाते हैं। और ज़्यादातर एनजीओ चल रहे हैं जो विडोज के लिए काम करते हैं, क्योंकि विडो होने पे सबसे बड़ी चीज़ें दिक्कत होती है कि मेंटेनेंस की। उनको भारत में प्रॉपर्टी लॉ बड़े गड़बड़ है कि वुमेन्स को प्रॉपर्टी, अब तो सुधार किए गए हैं प्रॉपर्टी राइट्स में, लेकिन तब भी प्रॉपर्टी राइट्स इतनी आसानी से नहीं मिलते महिलाओं को। हिंदू सक्सेशन एक्ट में सुधार किए गए बहुत सारे, तो इस वजह से प्रॉपर्टी पे राइट्स नहीं मिलता और घर से निकाल दी जाती हैं। तो विडोज की हालत बहुत ख़राब रहती है अभी भी। लेकिन कम से कम उनको विडो रीमैरिज का राइट मिल गया इस 1856 के कानून से जो डलहौजी ने पास करवाया। ठीक है, तो ये हमारा चौथा इशू था महिलाओं से रिलेटेड। अब आता लास्ट हमारा, और वो है वुमेन एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा के लिए। ठीक है, मैंने भी बताया कि शिक्षा तो एक तरीके से थी नहीं महिलाओं के लिए। ये टाइम चल रहा है वही 19वीं सदी 1820-30 के आसपास का, तो वुमेन एजुकेशन के नाम पे तो कुछ भी नहीं था उस टाइम पे भारत में। तो बहुत लोगों ने प्रयास करने शुरू किए वुमेन एजुकेशन पे। ठीक है, सावित्रीबाई फुले, इनका बहुत नाम है। ठीक है, ज्योतिबा फुले का नाम हम लोग आगे पढ़ेंगे कास्ट रिफॉर्म्स में। उनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फुले। इनको फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, बोला जाता है कि इन्होंने एक तरीके से जो विडोज होती थी, विधवाएं होती थी या गरीब महिलाएं होती थी, उन सबके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग ना कुछ सिखाती थी। पढ़ाई शिक्षा भी के लिए भी संस्थाएं बनाई इन्होंने, और वहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये वाली चीज़ें सिखाई जाती है जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ठीक है, इन्होंने शिक्षा पर कि वुमेन एजुकेशन पे फोकस किया कि महिलाओं को शिक्षा लेनी चाहिए, शिक्षा में आगे बढ़ना चाहिए अगर उनको आगे बढ़ना है ना। तो फर्स्ट फीमेल टीचर के नाम से भी जाना जाता है सावित्रीबाई फुले को। जो सबसे बड़ा प्रयास महिला शिक्षा में हुआ वो फिर से एक ये था जिसको हम लोग वुड्स की घोषणा पत्र, वुड्स का बोलते हैं, या वुड्स डिस्पैच, 1854 में आया। ये एक पॉलिसी थी जो चार्ल्स वुड लेके आए। ठीक है, वुड्स का घोषणा पत्र, इसने भारत की शिक्षा में थोड़ा बदलाव करने शुरू किए। ठीक है, वुड्स डिस्पैच बहुत पूछा था कौन लेके आया, चार्ल्स वुड। कब आया? 1854 में। वुड्स डिस्पैच में पहली बार ये चीजें की गई कि जो सरकार है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो शिक्षा पर फोकस करे। भले ही उसकी कुछ
वो अपने फेवर की शिक्षा चाहते थे कि हायर जो एजुकेशन होगी, उच्च शिक्षा, वो इंग्लिश में होनी चाहिए। लेकिन इसने बोला कि जो लोअर एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, वो वर्नाकुलर में होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए। इसने बोला वुड्स ने कि महिलाओं के वुमेन एजुकेशन पे भी हमें स्पेशल फोकस करना पड़ेगा, हर जिले में गवर्नमेंट स्कूल्स खोले जाएंगे ना। तो एक तरीके से एजुकेशन को रिफॉर्म में वुड्स डिस्पैच का थोड़ा योगदान है। हालांकि इसकी पॉलिसी अलग थी, गलत थी, कि कुछ लोगों को बस शिक्षा देनी है, ठीक है, लेकिन फिर भी इस प्रयास को बड़ा प्रयास माना जाता है, वुड्स डिस्पैच को। भारत में एजुकेशन के लिए इसको एक टाइटल भी मिला है, इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किस पॉलिसी को कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच को। मैग्ना कार्टा मतलब सबसे बड़ा कानून, एक तरीके से मान लो सबसे बड़ी चीज जो एजुकेशन में हुई। इसी वुड्स डिस्पैच के तुरंत बाद भारत में पहली बार यूनिवर्सिटीज खोली गई, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, 1857 में इसकी पॉलिसी पर पूछे आते हैं ये क्वेश्चंस कि कौन की सी पहली यूनिवर्सिटीज भारत में खोली गई। जहां जहां पर अंग्रेज की बड़ी सेटलमेंट थी, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तीनों जगह पे उन्होंने खोली फर्स्ट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो ये दूसरा प्रयास था जिससे महिला शिक्षा को थोड़ा प्रयास मिला। अगला प्रयास डीके कार्वे का, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, ठीक है, महर्षि कार्वे बोला जाता है डीके कार्वे को। डीके कार्वे का भी ऐसा नाम है जिन्होंने वुमेन राइट्स से जुड़े हुए लगभग हर फील्ड में प्रयास किए, चाहे चाइल्ड मैरिज हो, चाहे विडोज के लिए हो। इनके बारे में तो बोला भी जाता है, इन्होंने खुद एक विडो से शादी की, विधवा से, और पूरी लाइफ विडोज के लिए और महिलाओं की एजुकेशन के लिए इन्होंने दिया। इसलिए इनको भारत सरकार ने फिर भारत रत्न भी दिया, ऐसा नाम है, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है डीके कार्वे ने। जो फैक्ट बहुत पूछा जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भारत में फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी किसने बनाई? पहला महिला विश्वविद्यालय 1916 में बॉम्बे में महर्षि कार्वे ने बनाया, डीके कार्वे ने बनवाया, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा नाम है वुमेन एजुकेशन में। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज खोला गया भारत में, ठीक है, 1916 में, ये भी एक प्रयास था। तो ऐसे ये वुमेन एजुकेशन से जुड़े हुए कुछ एफर्ट्स हैं। कुछ और चीजें हैं वुमेन एजुकेशन से जुड़ी हुई जो मैंने अगली साइड में लिखी हैं, उसको देखते हैं। मैंने सावित्रीबाई फुले के बारे में दिया था ना, फर्स्ट वुमेन टीचर बोला जाता है, एजुकेशन के लिए उन्होंने फोकस किया। कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली महिला ग्रेजुएट थी, पहली महिला डॉक्टर भी बोली जाती है, डॉक्टर थी कादम्बिनी गांगुली। इसको छोड़कर 3-4 संस्थाएं मैंने लिखी हैं जो वुमेन राइट्स से जुड़े हुए, जितने भी हमने महिलाओं के मुद्दे पढ़े उन पे उन्होंने बहुत काम किया, और ये संस्थाएं महिलाओं द्वारा, वुमेन्स द्वारा बनाई गई, ठीक है। तो हम लोगों ने ये 4 संस्था मैंने दी हैं, इनके नाम मैं बता रहा हूं, एक बार पढ़ने। ये पंडिता रामाबाई की संस्था है, शारदा सदन और भारत महिला परिषद। पंडिता रामाबाई जस्टिस रनाडे, महादेव गोविंद रानाडे की वाइफ थी, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हम देखो, उनकी डेथ होने के बाद में, रानाडे की डेथ, ये विडो हो गई, फिर इन्होंने काम करने शुरू किए। तो मतलब एक विडो होकर इन्होंने इतने प्रयास किए भारत में महिला शिक्षा को लेकर। शारदा सदन फिर से एजुकेशन के लिए बनाए, महिलाओं के लिए, पंडिता रामाबाई ने। दूसरा सरला देवी चौधरानी, भारत स्त्री महामंडल, इन्होंने इलाहाबाद में बनाए, फिर से वुमेन एजुकेशन, वुमेन राइट्स के लिए। एनी बेसेंट ने वुमेन इंडियन एसोसिएशन बनाया 1917 में, पॉलिटिकल राइट्स के लिए, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिले, प्रॉपर्टी का अधिकार मिले, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मार्गरेट कुसिन्स ने, ये ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस किसने ऑर्गेनाइज करवाई? 1970। ईयर बहुत पूछते हैं इसका, कहाँ हुई? पुणे में, मार्गरेट कुसिन्स ने, ठीक है। महिलाओं को संगठित, पॉलिटिकली एक तरीके से संगठित करने का काम शुरू किया, जिसमें देखो ये इन सब के प्रयास थे, सब मैंने लिख दिया, एजुकेशन से जुड़े हुए, वोट से जुड़े हुए, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी के अधिकार दिए जाएं, डाइवोर्स के अधिकार दिए जाएं ना। तो ये सब प्रयास इन संस्थाओं ने किए, इन महिलाओं ने किए। ये भारत में वुमेन से जुड़े हुए रिफॉर्म्स हुए अभी तक जो हुए। उसके बाद ये रिफॉर्म्स कंटिन्यू होते चले गए। हम लोग आगे जो बागी के रिफॉर्म्स हैं वो हम लोग आगे की जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये तो सोशल रिफॉर्म वाला चैप्टर है। फिर जब हम पढ़ेंगे सरोजनी नायडू सेंट के, तब देखेंगे कि कैसे कमला देवी चट्टोपाध्याय, कैसे कैसे फिर वो महिलाएं आई जिन्होंने महिलाओं को सशक्त या एम्पावर करना शुरू किया भारत में, ठीक है। तो ये वुमेन राइट्स थे हमारे, या महिलाओं के मुद्दे थे, जिसपे हम लोगों ने पहला कैटेगरी हमने समाज सुधार आंदोलन में बनाई थी। अब हम लोग देखेंगे कास्ट रिलेटेड रिफॉर्म्स भारत में, कि जाति संबंधित
कौन कौन से सुधार हुए और क्या क्या समस्याएं थी।